सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा में हिंदी ए कोर्स में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं संकलित की गई हैं। पहली कविता है उत्साह, जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं, और अब आज इस दूसरे वीडियो में मैं इस कविता के भावार्थ और इस पर आधारित उच्च स्तरीय प्रश्नों पर विचार करने जा रही हूं। निराला अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी कविताएं भी उन्हीं के अनुरूप अद्वितीय रही हैं। इसका कारण यह था कि जीवन में जितने संघर्षों को निराला ने झेला, उतना किसी अन्य कवि ने शायद ही झेला हो। संघर्ष के हलाहल के सतत पान से उनका शिव रूप पुष्ट हुआ था। निराला विराट जीवन के सहज कवि थे। वे नवगीत के अग्रदूत थे, नवयुग के प्रतीक थे। वे मुक्त छंद के प्रणेता थे। निराला ने प्रकृति के विराट और उदात्त स्वरूप के चित्र अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग किए और इसीलिए निराला कहलाए। परिमल, अनामिका, नए पत्ते, बादल राग, पिक पंचम, स्नेह निर्झर, राम की शक्ति पूजा, गीत गुंज, आराधना, सरोज स्मृति जैसी अविस्मरणीय रचनाएं हिंदी साहित्य को देने वाले निराला अनुपम व्यक्तित्व के धनी थे। यह कविता छायावादी युग की कविता है और फागुन की मादकता को प्रकट करने वाली कविता है। सर्वत्र व्याप्त प्राकृतिक सुंदरता को कवि ने इसमें अनेक संदर्भों में देखा है। वस्तुतः जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन की सुंदरता और उल्लास दिखाई पड़ता है। कवि ने इस कविता में बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया है और आंतरिक लय ने इस कविता को फागुन की तरह ही ललित और आकर्षक बना दिया है। कवि कहते हैं कि फागुन में प्रकृति की सुंदरता, उसकी चमक उसके भीतर समा नहीं पाती, अपितु वह हर तरफ दिखाई पड़ती है। प्रकृति का उल्लास, आनंद सब तरफ दिखाई पड़ता है। और कवि कहते हैं कि इस सौंदर्य पर मैं अभिभूत हूं, निरंतर निहार रहा हूं। मैं आंख हटाने में, दृष्टि हटा पाने में असमर्थ हो गया हूं, क्योंकि तुम्हारा सौंदर्य इतना आकर्षक है कि मैं दृष्टि हटाने में असमर्थ हूं। इसीलिए कवि ने कहा है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। वास्तव में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो प्रकृति की सुंदरता से अभिभूत ना हो जाए। फागुन में बसंत आता है, वह बसंत जो प्रकृति की मादकता के दर्शन कराता है। संपूर्ण प्रकृति इस समय प्रफुल्लित दिखाई पड़ती है। इसीलिए कोई भी सहृदय व्यक्ति, प्रकृति प्रेमी व्यक्ति प्रकृति से दूर हो ही नहीं सकता। और निराला तो छायावादी कवि थे। छायावादी कवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि वे प्रकृति प्रेमी रहे हैं। कवि भी प्रकृति के सौंदर्य के दर्शन करने वाला है। वह प्रकृति में अपार सुंदरता के दर्शन करता है। अतः स्वाभाविक है कि फागुन की सुंदरता से कवि की आंख नहीं हट पा रही है। कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कहते हैं कि फागुन जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के द्वारा चारों ओर सुगंध, मादकता और प्रसन्नता भर देते हो। तुम्हारी सांसों के साथ सारा पर्यावरण महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में तुम पंख लगाकर आकाश में उड़ते हो। तुम्हारी मादक गंध से आकाश भी सुगंधित हो उठता है। कहीं सांस लेते हो। इस पंक्ति का अर्थ
विशेष रूप से समझना चाहिए। जब फागुन का महीना आता है उस वक्त ना सर्दी होती है और ना ही गर्मी। वास्तव में ये दोनों ऋतुओं का संधि काल होता है। समग्र वातावरण सुहावना हो जाता है। ऐसे में चलने वाली हवाओं की गति भी बढ़ जाती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो फागुन लंबी लंबी सांसें ले रहा हो और उसकी मादकता का प्रभाव सब तरफ चहुं ओर छा जाता है। एक प्रश्न यह उठता है कि फागुन में ही ऐसा क्या होता है जो फागुन को अन्य ऋतुओं से अलग कर देता है, जो बाकी ऋतुओं में नहीं दिखाई पड़ता। फागुन में ऋतुराज बसंत आता है। बसंत ऋतु से पहले पतझड़ में पत्ते झड़ जाने के कारण पेड़ पौधे उदासीन और ठूंठ जैसे दिखाई पड़ते हैं, परंतु फाल्गुन में ऋतुराज बसंत में सभी पेड़ पौधे नए पल्लव धारण करते हैं, नए पुष्प धारण करते हैं। पूरा पर्यावरण प्रफुल्लित दिखाई पड़ता है। प्रकृति में मानो एक झंकार सुनाई पड़ती है। कोयल मीठे स्वर में गाती है और फागुन की मस्ती का प्रभाव सब पर दिखाई पड़ता है। प्रकृति का यह उत्साह लोगों के मन को भी उल्लास से उत्साह से भर देता है। लोग नवीन कल्पनाओं में खोने लगते हैं। ऐसा अन्य ऋतुओं में नहीं होता, क्योंकि सर्दी में कपकपा देने वाली ठंड और गर्मी में दग्ध होता जनजीवन। पतझड़ में उदास प्रकृति के बीच मानव मन भी उदास हो जाता है। लेकिन वसंत ऋतु आते ही फागुन में प्रकृति के साथ मनुष्यों का मन भी हरा भरा हो जाता है, खिला खिला हो जाता है, महकते फूलों की तरह। फागुन की मस्ती में मानव मन भी नाच उठता है। वह आकाश में उड़ना चाहता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मनुष्य का मन भी हवाओं के साथ विहार करना चाहता है। उस अतुलित सुंदरता से कभी अपनी नजरें हटाना नहीं चाहता और कोई भी प्रकृति प्रेमी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा। वह प्रकृति के साथ नव कल्पनाएं बुनना चाहेगा। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फागुन के महीने में मादक और सुहाने वातावरण में प्रकृति की सुंदरता अपनी पराकाष्ठा पर होती है, अर्थात चरम पर होती है। उस सुंदरता को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है और प्रफुल्लित मन, प्रसन्न मन कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, यह एक सांकेतिक प्रयोग भी है जिसके अनेक अर्थ हैं। फागुन के संदर्भ में हम इसका अर्थ देख चुके हैं कि फागुन मानो सुगंध के रूप में आसमान में उड़ता है। दूसरा अर्थ है यह पक्षियों के उड़ने के लिए भी है और मनुष्य के मन के उमंग से भरकर कल्पना की उड़ान भरने के लिए भी है। तो घर घर में भरने के भी, घर घर भर देते हो, इसके भी अनेक रूप हैं। शोभा का भर जाना, सुंदरता का भर जाना, खुशियों और उमंगों का भर जाना, फूलों से डालियों का लद जाना। फागुन के महीने का सांस लेना इस बात का द्योतक है कि फागुन अपनी शोभा को, अपनी सुंदरता को खुलकर प्रकट कर रहा है, अर्थात सुगंधित हवाएं चल रही हैं और वे संपूर्ण परिवेश को अपनी मादक गंध से भर रही हैं। फागुन की सांस से कवि क्या कहना चाहता है, आइए जानते हैं। फागुन के महीने में मादक गंध भरी हवा चलती है। वह मतवाली हवा इतनी तेज चलती है, ऐसा लगता है मानो फागुन लंबी सांसें ले रहा हो। वह हवा घर घर में भर जाती है, अर्थात धरती के हर कोने में फागुन की मादक गंध भरी हवा का प्रभाव छा जाता है। मन प्रफुल्लित होकर कल्पनाओं के पंख फैलाकर आसमान में उड़ना चाहता है। फागुन प्राकृतिक सौंदर्य का सृजन करता है और हमें मनुष्यों को कल्पना और आनंद के अनंत गगन में विचरण करने का माध्यम प्रदान करता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यहाँ कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है। आइए देखें किस प्रकार। नए पत्तों से लदी पेड़ों की शाखाएं, जिन पर कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल,
कहीं पर हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं पर नई प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई देती हैं। वे ऐसी प्रतीत होती हैं मानो उन डालियों के हृदय पर पुष्पों की माला पड़ी हो और वह माला मंद मंद गंध से खेल रही हो। सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह कहीं भी समा नहीं पाती है। प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। इससे पहले जो पेड़ ठूंठ जैसे दिखाई देते थे वे अब हरे भरे हो गए हैं। रंग बिरंगे फूलों से उनकी डालियां लद गई हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने हृदय पर महकते फूलों की माला पहन ली हो। पेड़ पौधों का भी इस समय कायाकल्प हो जाता है। वे बिल्कुल नवीन दिखाई पड़ते हैं। यहाँ सांकेतिक अर्थ भी हमें समझ लेना चाहिए। प्रकृति की व्यापकता और सुंदरता के द्वारा कवि ने परमात्मा की सर्वव्यापकता को भी प्रकट किया है। यह छायावादी कवियों की एक विशेषता रही है। कवि ने बताया है कि फागुन में प्रकृति की व्यापकता, उसकी सुंदरता उसके भीतर समा नहीं पाती और वह सब तरफ बिखरी हुई दिखाई देती है। मानो परम सत्ता अपनी श्वास के द्वारा प्रकृति के हर कोने में सुगंध के रूप में समाया हुआ है। इस समय प्रकृति कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती हुई प्रतीत होती है और कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाओं को भी जन्म देती है। हर पेड़ पौधा, कुदरत का हर पेड़ पौधा इस सुंदरता से भर जाता है, शोभा प्रदान करता है और यह व्यापकता ही, प्रकृति की यह व्यापकता ही संपूर्ण नैसर्गिक सौंदर्य का मूल आधार है। कवि ने यहाँ फागुन की मस्ती के बारे में बताया है। फागुन की मस्ती के बारे में कवि का क्या कहना है? फागुन की मस्ती के बारे में कवि का कहना है कि फूलों से लदी डालियां, आकाश में उड़ते उन्मुक्त पक्षियों की उड़ानें, कहीं सुगंधित मंद पवन और कहीं वृक्षों पर खिले रंग बिरंगे खुशबू लुटाते फूल, लाल हरे पत्ते, उनकी तो न्यारी शोभा है। हर जगह ऐसा लगता है मानो फागुन के मस्त मौसम में पूरी पृथ्वी की मस्ती संभाले नहीं संभल रही है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। ऐसा लगता है कि पेड़ों की जो डालियां हैं उन पर अनगिनत रंग बिरंगे फूल खिले हैं और उनसे आती हुई मंद गंध, मादक गंध सब तरफ फैल रही है। फूलों से लदी डालियां ऐसी प्रतीत होती हैं मानो पेड़ों ने अपने हृदय पर पुष्पों की माला धारण कर ली हो। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की अनूठी शोभा का, सुंदरता का वर्णन किया है। पूरी प्रकृति इस समय फूलों से लदे पेड़ पौधों से प्रसन्न जान पड़ती है, जिसका प्रभाव मनुष्य के हृदय पर भी पड़ता है और पूरी सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का कण कण उमंग और उत्साह से सराबोर दिखाई पड़ता है। चरम पर पहुंची प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन अभिभूत होने लगता है। कवि भी ऐसी स्थिति में प्रकृति से अपनी नजरें, अपनी दृष्टि हटा नहीं पाता। वह इस सौंदर्य को निरंतर निहार कर भी तृप्त नहीं होता, अपितु वह इसे अनवरत देखते रहना चाहता है। आइए अब जानें कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है। फागुन की मादकता को प्रकट करती है कविता, प्रकृति के अतुलित अनुपम सौंदर्य को प्रकट करती है। यह सुंदरता जिसे हम अनेक संदर्भों में देख सकते हैं। कविता हमें संदेश देती है कि हमें प्रकृति के सौंदर्य का न केवल आनंद उठाना चाहिए, बल्कि उसके प्रति हमारे मन में प्रशंसनीय भाव होना चाहिए। हमें अपने सुंदर पर्यावरण का संरक्षण भी करना चाहिए। मनुष्य के मन में प्रकृति के प्रति ही नहीं, अपितु समस्त प्राकृतिक उपादानों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। यहाँ मैं कुछ उच्च स्तरीय प्रश्नों पर भी आपके समक्ष अपने विचार रखना चाहूंगी।
प्रकृति हमारे अवसाद को कैसे दूर कर सकती है? पठित कविता के आधार पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। प्रकृति में हमें जीवंत बनाए रखने की शक्ति होती है। कुदरत के करीब रहने पर व्यक्ति अवसादग्रस्त नहीं होता, क्योंकि कुदरत में वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है जो मनुष्य को तरोताजा कर सकती है, उसमें स्फूर्ति का संचार कर सकती है। सुबह सुबह पक्षियों का कलरव सुनना, झरने और नदी के बहते पानी को देखना, फूलों की मधुर खुशबू को लेना, उन्हें देखना व्यक्ति को अवसादग्रस्त होने से बचा लेता है। अवसाद एक मानसिक बीमारी है। प्रतिदिन सुबह किसी हरे भरे पार्क की सैर हमारे मस्तिष्क से अवसाद की तरंगे निकालने वाले भाग की गतिविधियों को कम कर देती है। प्राकृतिक जीवन शैली जीने वाले लोग, कुदरत के बीच रहने वाले लोग कहीं अधिक प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। इससे समूह में काम करने की प्रवृत्ति, कल्पनाशीलता, सामाजिकता और अपनत्व की भावना भी बढ़ती है और चिंता, तनाव, एकाकीपन और तेजी से मूड बदलने की आदत भी कम हो जाती है। वसंत ऋतु में मौसम सुहाना हो जाता है। आम के पेड़ पर बौर आ जाते हैं। खेत सरसों के फूलों से भरे पीली चादर ओढ़े दिखाई देते हैं। बसंत ऋतु से पहले पतझड़ की ऋतु में पेड़ ठूंठ हो चुके होते हैं और बसंत ऋतु में हरियाली से गुलजार हो जाते हैं। कुदरत का यह बदलाव मनुष्य को एक सकारात्मक संदेश देता है कि अवसाद में अर्थात निराशा में भी आशा छिपी हुई है। कुदरत के बीच हम आंतरिक खुशी महसूस कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें अपने स्क्रीन टाइम को बदलकर ग्रीन टाइम में आना होगा। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि वसंत ऋतु किस तरह से व्यक्ति को संवेदनशील बना सकती है। आज देखा जाए तो अनेक यंत्रों के बीच जीने वाले मनुष्य का जीवन बहुत कुछ हद तक एक यंत्र बनकर रह गया है। यंत्रवत जीते हुए वह संवेदनशीलता जैसे मानवीय गुण से दूर होता जा रहा है। भावनाओं की उपेक्षा कर वह केवल ज्ञान अर्जन करने और आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की होड़ में संवेदनाहीन होता जा रहा है। परंतु मनुष्य के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि वह अन्य प्राणियों के प्रति, कुदरत के प्रति संवेदनशील बने। अन्यथा वैज्ञानिक स्तर पर उपलब्धियां तो हासिल कर लेगा, लेकिन भौतिक उन्नति पर आगे कदम बढ़ाते हुए वह संवेदनाहीन होकर अपनी कब्र खुद ही खोद लेगा। वसंत ऋतु किस तरह से मनुष्य को संवेदनशील बना सकती है? वसंत ऋतु के बारे में कहा भी गया है, मैं स्वप्नों में निधि अनंत, मैं ऋतुओं में न्यारा वसंत। अतुलित सौंदर्य, प्रकृति की मादकता, उसका मनोहारी रूप। जब तापमान भी संतुलित होता है, प्रकृति झूमती है। रंग बिरंगे फूल मानो प्रकृति को वस्त्र पहनाते हैं। पवन उसे झूला झुलाती है, कोयल उसे मीठे गीत सुनाती है। यह रूप किसी भी व्यक्ति के मन में अच्छी कल्पनाएं, भावनाएं जागृत कर सकती है। वसंत ऋतु का अतुलित सौंदर्य, खिली खिली धूप, मादक गंध भरी हवाएं, मधुर कलरव करते पक्षी, इन सब के बीच रहकर ही तो मनुष्य स्वयं को विनाश के कगार से बचा सकता है। प्रकृति के सुंदर मनोहारी रूप के दर्शन कर उसका मन तृप्त होता है। तभी वह दूसरे की वेदना, तकलीफ को महसूस करता है, उसकी मदद के लिए आगे आता है। जब उसका स्वयं का मन प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। और अंत में जैसा कि कवि ने कहा, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। हर तरफ प्रकृति की अतुलित शोभा, सुंदरता, हर कोने में, हर जगह पर, पाट पाट हर जगह पर उसकी शोभाश्री, उसकी सुंदरता समाती नहीं है, सब तरफ बिखरी हुई है और मनुष्य ऐसे में अपने आह्लाद को प्रकृति में देखता है। आइए अब इस कविता के शिल्प सौंदर्य पर विचार करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने लघु पद योजना की है, फिर भी
पूरी कविता में एक प्रवाह है और गति भी है। लघु पद योजना द्वारा कवि ने कविता को विशेष बना दिया है। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। छायावादी काव्य की यह एक विशेषता रही है, प्रमुख विशेषता रही है। कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है, उसे सांस लेते हुए दर्शाया है। यह कवि की अनूठी कल्पना है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। नहीं रही है में ह की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सुंदरता को भी देखा जा सकता है, जैसे घर घर, पर, पाठ पाठ भाषा में माधुर्य गुण है और कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है। कवि ने सहज, सरल और विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। फागुन जैसे देशज शब्द के प्रयोग द्वारा कवि ने भाषा को, कविता को लोकमानस के करीब पहुंचा दिया है। प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर चित्रांकन कवि ने इस कविता में किया है और प्रकृति के तत्वों का मानवीकरण भी। ये दोनों विशेषताएं इस कविता में देखी जा सकती हैं। इस कविता में गीत शैली, प्रवाहमयता और संस्कृत निष्ठता को भी देखा जा सकता है। छायावादी शैली की कविताओं में शब्द से परे सांकेतिक अर्थों को भी बखूबी देखा जा सकता है। इस कविता में भी सांकेतिक रूप में परम सत्ता की बात की गई है। एक नवीन और अनोखी कल्पना द्वारा भी कवि ने कविता को विशेष बना दिया है। वह अनोखी कल्पना है कि कवि ने फागुन को अपनी कविता का नायक बनाया है और उससे बातचीत की है। कहीं सांस लेते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाती यह कविता निराला की अन्यतम कविताओं में से एक है।